अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आज के मौज़ूआत। वज़ीर आज़म ने मानसेरा में हवेलियां से ठाकोट मोटरवे सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। बिजली सस्ती और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी मुस्तरद करने का ऐलान। नया पाकिस्तान कहां बन रहा है, कौन बना रहा है? नवाज शरीफ का सवाल। जो कदम उठाना चाहते हो सोच समझ कर उठाओ, मुखालिफिन को मशवरा। पैनामा लीक्स पर तहकीकात का मामला। टैक्स हेवन कहलाने वाले मुमालिक से सरकारी रिकॉर्ड की तलबी के कवानीन मौजूद नहीं, तहकीकात का कोई फायदा नहीं निकलेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इत्तेफाक। तब्दीली कैसे आएगी? कप्तान ने नुस्खा बता दिया। कहा पैनामा लीक्स पर वजीर आजम को तहकीकात पर मजबूर कर दिया तो तब्दीली आ जाएगी। वजीर आजम जवाब देने की बजाय जलसे कर रहे हैं। नवाज शरीफ के पास हुकूमत करने का इखलाकी जवाज नहीं रहा। अब सियासी जमातों को पैनामा लीक्स पर इकट्ठा करेंगे। इमरान खान का आज़म। तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफात की खबरें। शाह महमूद कुरैशी की सोलो फ्लाइट से चौधरी सरवर नाराज। इमरान खान ने मना लिया बरतानिया जाने का फैसला मुअख्खर। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम खालिद शमीम का वीडियो बयान कैसे मंजरे आम पर आया? जेल इंतजामिया कहां थी? वीडियो बनाने की इजाजत किसने दी? वजीर दाखिला ने नोटिस ले लिया। संगीन जराइम के मुलजिम का बयान मंजरे आम पर कौन लेकर आया? फारूक सत्तार का सवाल। तो शाम साहब, यूँ लग रहा है जैसे जो जलसों की सियासत है उसका बाकायदा आगाज़ आज हो गया है और वज़ीर आज़म ने आज मानसेरा में तरक्याती मनसूबों का ऐलान भी किया और फिर सियासी मुखालिफिन को भी कुछ तजावीज़ और मशवरे उन्होंने दिए। मैं चाहता हूँ ज़रा उनसे आगाज़ कर लें, उनका बयान जो है आज वो आपको दिखा दें, नाज़रीन को दिखा दें। देखें जी वज़ीर साहब ने मानसेरा में क्या कहा। ये सारा कुछ तो अल्लाह के फजल व करम से मुस्लिम लीग नून ने बनाया है और मुस्लिम लीग नून बना रही है। बाकी के जो नई एक नया पाकिस्तान बन रहा है वो कहां बन रहा है? वो किधर है नया पाकिस्तान? कौन बना रहा है? मैं पूछना चाहता हूं वो कौन बना रहा है? ये तो अल्लाह के फजल से हमारे मंसूबे हैं। केपीके के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये मंसूबे हम बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो आवाम की खिदमत में यकीन रखती है, नारेबाजी में नहीं। इसलिए आप नारेबाजों को छोड़े, वो अवाम आप खुद उनसे निपटेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ तो ये सब लोग टांगे खींचने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ अगर पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल हो गए तो ये अवाम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। ये तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सोच समझ कर तुम भी अपने इक़दामात उठाओ। जो कदम उठाने और सोच समझ कर उठाओ। पाकिस्तान की तरक्की में हम आपको हायल नहीं होने देंगे। क्या पैगाम है जी इसमें अपोजिशन के लिए? पैगाम तो बड़ा वाज़ेह। जलसों की जो सियासत है उसका आगाज आज तो नहीं हुआ। ये तो चंद रोज पहले हो गया जब 24 अप्रैल को इमरान खान साहब ने जलसा किया। अगरचे कि वो उनका यौम तासीस का जलसा था, लेकिन ऐसा मालूम हुआ था कोई तूफान उठ खड़ा होगा, इस धूमधाम से जलसे का ऐलान किया गया। ठीक है। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए कराची में जलसा किया। वह कहने वाले कहते हैं जगह बहुत बड़ी रख ली थी, अगर कोई जरा निस्बतन छोटा मैदान होता तो एक बड़ा तासुर कायम करने में कामयाब हो जाते। लेकिन बहरहाल अभी क्योंकि क्या 30 दिन की पार्टी है, 30 दिन की बचपन में है, अंगूठा चूस रही है। अभी तिफले मकतब भी नहीं है। मकतब में तिफले, अभी तो तिफले झूलना है। तो अभी तो माँ की गोद में है। ठीक, तिफले गोद है। गोद में तो है ना, गोद में है और दूध पी रही है। ठीक है। तो अगर बहरहाल
उसने अपने वजूद का एहसास, देखिए किसी दूध पीती हुई पार्टी जो है ना कि इतनी बड़ी कवरेज कभी नहीं हुई होगी जितनी उनकी हुई है। तो क्या वजह? तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसने उनको लाइव दिखाया है, तमाम टीवी चैनल्स ने। इसका मतलब यह है कि आप उनको इतना बच्चा भी ना समझे। मीडिया उस जलसे के अलावा उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनकी हर प्रेस ब्रीफिंग को बगैर किसी इंटरवेंशन के बाकायदा मुकम्मल जब तक वो चाहें बोलते रहें, हम उनको दिखाते चले मुझे नहीं जाते समझ हैं। आ सकी। तो ये जो बिदत थी ये अल्ताफ हुसैन साहब से शुरू हुई थी और फिर जनाब इमरान खान साहब तक पहुंची और अब भी मुस्तफा कमाल तक पहुंची। अब सुना है बिद्दत हसना हो गई है, यानी कहते दो तरह की बिद्दतें होती हैं, एक बिद्दत सैया, एक बिद्दत हसना, यानी अच्छी बिद्दत है। तो अब ये जो मुस्तफा कमाल साहब की जो इतनी कवरेज है इस पर तो उनको जरा खुश होना चाहिए और अल्ताफ हुसैन साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। देखिए बात ऐसी बात तो होती है कि आपको किसी की मुखालफत बड़ा बना देती है, बाद औक़ात किसी की हमायत बड़ा बना देती है और बाद औक़ात आप खुद बड़े बन जाते हैं। तो अगर अल्ताफ हुसैन साहब जो यहाँ तो उनकी मुखालफत सामने आ रही है, आप उनके बारे में जो कुछ भी कहें, यानी उनका एक बड़ा किरदार, बड़ा नाम, और फिर उनकी मुखालफत जो है वो जब की जाएगी तो फिर छोटा तो नहीं रहेगा ना। ठीक है, इसमें भी क्रेडिट वैसे अल्ताफ भाई को जा रहा है। एक दफा जब ये रोजनामा जंग के खिलाफ कार्रवाई हुई तो सीपीएनई का डेलीगेशन जो था वो मिला जाके नवाज शरीफ साहब से उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए। तो मैंने उस वक्त मैंने अर्ज किया था मियाँ साहब से कि मियाँ साहब देखें, बड़ों की मुखालफत जो है वो इंसान को बड़ा बना देती है और छोटों से माथा लगाना छोटा बना देता है। हम छोटे थे लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे उनसे माथा लगा लिया या उन्होंने हमसे माथा लगा लिया तो हम कुछ बड़े हो गए। और अब अगर हम अखबार वालों से माथा लगाएंगे तो आप भी हमारी तरह छोटे हो जाएंगे। बाद में वजन तो था, ठीक है ना। इसलिए अब अल्ताफ हुसैन साहब से माथा लगा के तो मुस्तफा कमाल साहब बड़े तो हो गए। बहरहाल जलसा भी कोशिश करते रहेंगे तो किसी दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारे कामरान शाहिद साहब हैं वो ये कहते हैं कि जलसा छोटा नहीं था। ठीक, आप उसे बहुत बड़ा ना कहें लेकिन लोग उसमें मुसलसल आते रहे और बिल आखिर जो था गिलास में पानी काफी आ गया था। उन्होंने कहा आखिरी खबरें आने तक गिलास जो था तकरीबन भर गया था। चले ठीक है, मैं चाह रहा हूं बैक टू द पॉइंट। बात कहां चलेगी? वजीर आज़म ने आज तो वजीर आज़म मुखालिफिन को जो तजवीज़ दी है, बात यह है इमरान खान साहब हर बात पर जलसे की धमकी देते हैं। अब भी वो जलसा करने वाले हैं मेरे ख्याल। जी हाँ, यकम में लाहौर में रैली है और फिर मुल्तान में भी रैली। उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगरचे वो क्राउड पुलर हैं, यानी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं हजूम को, लेकिन वो अकलौते नहीं हैं। इसमें दूसरे उनके हरीफ भी मौजूद हैं और खुद वजीर आजम नवाज शरीफ जो हैं वो भी एक क्राउड पुलर हैं क्योंकि उनकी भी एक पार्टी है और वो पार्टी ने उनकी पार्टी से, इमरान खान साहब की पार्टी से 2 गुना वोट लिए थे। और अभी तक देखिए उनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बड़ी दिलचस्प बात है, लोग मुझे नवाज शरीफ साहब के बहुत मुखालिफ मिलते हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा गम गुस्से का इजहार करते हैं, सोशल मीडिया पर तो तूफान बदतमीजी बरपा है। लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैंने 2013 में नवाज शरीफ साहब को वोट दिया था या मैं उस वक्त उनका हामी था और अब मुखालिफ हो गया हूं। जबकि मुझे ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो इमरान खान साहब के बड़े पुरजोश हामी थे 2013 के इंतखाबात में और अब उनकी सियासत जो है उसको उनकी समझ में नहीं आ रही, वो उनसे कुछ फासला पैदा कर चुके हैं। तो देखिए नवाज शरीफ साहब एक हकीकत है सियासी तौर पर, ठीक है, वो जलसे कर सकते हैं, उनमें ये सलाहियत है, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर सकते हैं। इमरान खान साहब में भी ये सलाहियत है। तो इसलिए देखिए जो फैसले हैं वो जलसों से नहीं होते। जब आप जलसों से फैसला करने की कोशिश करेंगे तो फिर जलसों के मुकाबले में जलसा आएगा। जैसे नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया और अब तो जैसे वो कहा ना, हमारे अल्ताफ हुसैन साहब गाते हैं ना, वो गा कि दगा करोगे दगा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे तो हम करेंगे, हम भी जलसा करेंगे। तो नून लीग भी कर रही है ना, रैली एक निकाल रही है लाहौर में। अब वो रैली भी निकाल रही है नवाज शरीफ साहब की हिमायत में। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब आप देखिए स्टेडियम से लिबर्टी तक। इसलिए
नवाज शरीफ साहब की पार्टी में भी सख्त मौजूद है और उनकी जो परफॉर्मेंस जो है, देखिए दहशत गर्दी के खिलाफ और ये जो बिजली जो है उसके कमी दूर करने वाली एक परफॉर्मेंस भी है। हम ये नहीं कह सकते 3 साल को अगर गुज़श्ता जायजा लें आप तो यकसर मायूस कुन नहीं है। बहुत से लोगों की तवक्कुआत पूरी ना हुई हो, जितनी तेज मामला चाहते हो उतनी तेजी से नहीं हुए हो, और तनकीद तो बहुत सी हो सकती है, लेकिन ये मुझे कोई उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनसे बेजारी नहीं नजर आ रही। चलो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो पनामा लीक्स के हवाले से बात करेंगे। बिलखुसूस जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है उसमें पनामा लीक्स के हवाले से क्या मुशावरत हुई, क्या इत्तफाक राय हुआ, ये भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पनामा लीक्स के हवाले से हम बात करेंगे। शामी साहब, सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, कायमा कमेटी बराए ख़जाना, उसका इजलास हुआ था जिसमें ये इत्तफाक़ राय हुआ कि पनामा लीक्स की तहक़ीक़ात से कोई नतीजा नहीं निकलेगा और पनामा लीक्स के हवाले से जो डेटा या रिकॉर्ड है वो हम नहीं ले सकते उन ममालिक से जिन्हें हम सेफ हेवन कहते हैं टैक्स के हवाले से। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलीम मांडवी वाला साहब। ये इस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। उनको वेलकम कर लेते हैं और फिर मैं कल उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वज़ारत खजाना इनके पास रही। हाँ जी, हाँ जी, कोई मामूली शख्सियत नहीं है। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम शाफी साहब, क्या हाल है आपके? बस शुक्र अल्लाह का। जनाब, ये जो आज खबर आई है सेनेट की कायमा कमेटी के हवाले से, इसने तो अजब मखमसे में डाल दिया है। तो आपके ख्याल में पनामा लीक्स की कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए? नहीं, हमने ये नहीं कहा, ये गलत कोट हो रहा है कि तहकीकात नहीं होनी चाहिए। शामी साहब, बेसिकली हमने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि ये तहकीकात की जो हम बात कर रहे हैं, लोगों को कुछ आइडिया है कि ये तहकीकात जिस तरीके से लोग सोच रहे हैं कि हम फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे, हम ये तहकीकात करेंगे, तो ये किस तरीके से हो सकती हैं और क्या हमारे पास वो इदारे हैं या हमारे पास वो कानून है या हमारे पास वो ट्रीटीज़ हैं या वो जिसको कहते हैं आप लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि हम उनकी तहत उनके ज़रिए ये तहकीकात कर सकते हैं कि नहीं। तो इस पे जनरली हमने एक प्राइवेट सेक्टर से लॉ फर्म को भी बुलाया, हमने स्टेट बैंक को भी बुलाया, हमने SCCP को भी बुलाया, हमने FBR को भी बुलाया, ताकि पता तो चले कि अगर ये तहकीकात हो सकती हैं तो ये किस तरीके से हो सकती हैं। सिर्फ कमीशन बनाने से तो कोई तहकीकात नहीं होगी। तो जो हमें जो चीज़ें पता चली कमेटी में, दैट वाज एन आई ओपनर इवन फॉर द कमिटी, और मेरा ख्याल है इवन फॉर द गवर्नमेंट एंड इवन फॉर द ऑपोजिशन, कि आपके पास बैरूनी ममालिक से कोई डेटा लेने के लिए ना कोई ट्रीटी है, ना कोई एक कहते हैं MLA, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, ये कंट्रीज के साथ एक ट्रीटी साइन होती है जिसके तहत कंट्रीज आपको असिस्ट करती हैं और इंफॉर्मेशन देती हैं। दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है OECD, जिसके तहत आप बैंकिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप सिग्नेटरी हो उस ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान में है ही नहीं, और पाकिस्तान इज नाइदर सिग्नेटरी टू ऑल दिस। तो आप किस बेसिस पे जाके इन चीजों के बारे में तहकीकात करेंगे बाहर? तो ये तो कमेटी ने ये फील किया कि बाहर तो कोई आप तहकीकात कर ही नहीं सकते। तो फिर करना क्या चाहिए? नोबडी इज लीगली। तो फिर करना क्या चाहिए? जो भी तहकीकात आप कर सकते हैं, जो भी तहकीकात आप कर सकते हैं वो पाकिस्तान में कर सकते हैं, और पाकिस्तान में आप चीज़ें पता कर सकते हैं कि जी आपने अगर रिटर्न फाइल किए तो उसमें क्या आपने फाइल किया 92 में या जब से ये बात की जा रही है, क्या आपने डिस्क्लोजर्स प्रॉपर किए इलेक्शन कमीशन को कि नहीं किए, क्या आपने पैसे की जो बात आप कर रहे हैं कि जी एक बेटा कह रहा है कि जी हमारा तो रेंट पाकिस्तान से आता था, एक बेटा कह रहा है कि जी ये इस खादिम के अपार्टमेंट्स हैं। तो अगर ये चीज़ें आप ट्रेल बता दें कि जी ये पैसा कहां से आया, ये कैसे आया। जो दूसरा मैं आपको बताऊं, नहीं पर फोरम कौन सा होगा इन्वेस्टिगेशन की बात? कब मानवी वाला साहब, फोरम कौन सा होगा? कमीशन ही होगा। ठीक, मगर ये बात जो आप कमीशन ही होगा। तो ये बात तो देखिए आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, आप वजीर खजाना रहे हैं, आपने ये खुर्शीद शाह साहब को, इत्तेदाद अहसन साहब को भी बताया कि वो जिस बात पर हंगामा कर रहे हैं
वो बात मुमकिन नहीं है। नहीं नहीं, देखें वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं ना इन जनरल टर्म्स। मैं तो आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं चीजें कि जो चीजें पॉसिबल हैं और जो चीजें पॉसिबल नहीं हैं। अब जहां तक देखें लोग अक्यूज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान में किसी ने अक्यूज नहीं किया प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर को अक्यूज किया एक कंपनी ने जो कि ऑफशोर कंपनीज बनाती है और उनकी इंफॉर्मेशन लीक हुई और वो लीक होने के बाद सारे प्राइम मिनिस्टर्स और सारे पॉलिटिशियंस के नाम सामने आए दुनिया में। उन्होंने तो आज इश्तहार दिया है कि उन्होंने हमें भी अक्यूज नहीं किया। वो तो इश्तहार पे इश्तहार दे रहे हैं कि वजीर आजम को अक्यूज नहीं किया। देखें वो तो देखें, अगर वो ये वही बात हो गई कि आप किसी चीज के बारे में अक्यूज्ड हैं और आप खुद ही कहते हैं कि जी मैं आई एम नॉट गिल्टी, तो ये तो देखें ये बात सही नहीं है। आपको कोई और कहेगा कि यू आर नॉट गिल्टी तो तब आप सही पोजीशन में होंगे। आप खुद और आपके लोग मांडवी वाला साहब नहीं कह सकते। मांडवी वाला साहब, ऐसा तासुर हुआ कि जैसे सेनेट के अरकान है उन्होंने भी ऑफशोर कंपनियां कायम कर रखी हैं। नहीं देखें, मैं आपको बताऊं, यही बताया उन्होंने कि 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ इज इन ऑफशोर कंपनीज। ठीक, 50% और 40% ट्रेड दुनिया की ऑफशोर कंपनी से होती है। तो ऑफशोर कंपनी कोई इलीगल काम नहीं है। यहां इशू ऑफशोर कंपनी का नहीं है शामी साहब, यहां इशू है डिस्क्लोजर का, यहां इशू है डिक्लेरेशन का। ये ऑफशोर कंपनी तो एक बिजनेस का तरीका है, वो सारी दुनिया में इस्तेमाल होता है। ठीक, तो सलीम साहब ये भी फरमाए ना, ये भी कहा जा रहा है कि जो 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्ट है, नहीं रिफॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक हाँ, उसकी वजह से भी किसी की गलतकारी साबित करना मुश्किल होगी। देखें ये तो बड़ा इशू है, क्योंकि जब ये एक्ट पास हुआ उस वक्त जिसने भी एक्ट पास किया, तो मेरे व्यू में ये तो बहुत ही एक तरीके की ये एमनेस्टी है। आपने एमनेस्टी दे दी उन लोगों को जो मुल्क से पैसा भेजना चाहते हैं बाहर, जो डिक्लेयर नहीं करना चाहते, जो टैक्स में डिक्लेयर नहीं करना चाहते। और इस पे हमने ये डिसाइड किया है उसके बाद, ये सब सुनने के बाद, कि इसमें हम अमेंडमेंट लाएंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट। मगर आप ये बताइए, गवर्नमेंट नहीं लाएगी तो हम एज ऑपोजिशन लाएंगे। नहीं, आप जब गवर्नमेंट में थे उस वक्त क्यों नहीं लाए आप अमेंडमेंट इसमें? मैं यही आपको बता रहा हूं ना कि उस वक्त किसी ने इन चीजों के ऊपर ना किसी की अटेंशन थी, ना किसी ने इन चीजों को देखा। अब क्योंकि ये एक हर चीज को देखा जा रहा है, हर कानून को देखा जा रहा है, और कमेटी ने एक और चीज भी रियलाइज की कि आपको फर्दर कानून बनाने की जरूरत है। आपको इमीडिएटली ओआईसीडी का मेंबर बनने की जरूरत है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो तरमीम भी होगी वो मौसर पे माजिद तो नहीं हो सकती ना, आइंदा के लिए हो सकती है। नहीं देखें मैं आपको जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं शामी साहब, कि प्राइम मिनिस्टर हैज बीन अक्यूज्ड बाय हुएवर। अब मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर हैज टू कम आउट क्लीन, ही हैज टू प्रूव कि जी मैंने ये अपार्टमेंट अगर खरीदे तो किस तरीके से खरीदे, अगर नहीं खरीदे तो मैंने नहीं खरीदे। तो इट इज एक्चुअली ऑन हिम, इट इज नॉट हर आदमी ये कह रहा है कि जी इसका प्रूफ प्रोवाइड। जी ठीक है जी, सलीम मांडवी साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए प्रोग्राम में, आपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। तो प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि कमीशन हमने मुकर्रर कर दिया है। हाँ। तो अब मांडवी वाला साहब कहते हैं कि जो इनकी पार्टी नुक्ते उठा रही है, वो उसके मुताबिक तो तहकीकात नहीं हो सकती है, एक बात। दूसरी बात ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट है 92 का, इसमें जो रेजिडेंट पाकिस्तानी है उनके लिए था कि वो फॉरेन एक्सचेंज में अपने पैसे रख सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो सकती। और पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में इसमें कोई तब्दीली नहीं की। परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इसमें कोई तब्दीली नहीं की। तो इसको आप मौसर में माजिद तो खत्म नहीं कर सकेंगे, आइंदा के लिए खत्म कर सकेंगे या तरमीम कर सकेंगे। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो खान साहब का जिक्र करेंगे बिलखुसूस जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तिलाफात की खबरें थी उनकी हकीकत क्या है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, खान साहब का हम जिक्र करेंगे और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तिलाफात की खबरें थी
उनको भी मौजू बहस बनाएंगे, लेकिन उससे पहले शाम साहब, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक एक्ट 1992 की बात हो रही थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट, हाँ जी, तो रऊफ क्लासा साहब का मैसेज मुझे है, वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब 16 दिसंबर 1999 को उस वक्त के फौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की थी। देखिए, अब मेरे सामने तो इसका कोई अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि सलीम मांडवी वाला जो है वो मुआशी अमूर के माहिर भी हैं, मालियाती अमूर के, और वजीर खजाना भी रहे हैं, और सेनेट की कमेटी ने जब ये बात कही है तो इस पर यानी इस पर सोचना पड़ेगा। मैंने देखा जनवरी 2014 में एक जो पाकिस्तान के टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि 92 का जो एक्ट है इसको रिविजिट किया जाए, वह नजरसानी की जाए। ठीक, तो मेरा ख्याल है वो जो तलासरा साहब कह रहे हैं इसको चेक करना पड़ेगा, और वो भी चेक कर ले तो मुनासिब होगा। चलें ठीक। अब चूंकि हम खान साहब को जिक्र करने जा रहे हैं, तो एक शेर आया है कि मर्दे मैदान नजर आता है। एक शेर नहीं है, ये दो शेर हैं, दो कर देते हैं, कता कर लेते हैं सर, ऐसे कर लेते हैं। अब शेर खराब हो जाएगा सर, जो थोड़ा याद किया मैंने। मर्दे मैदान नजर आता है, कोई तूफान नजर आता है, अब तो रात दिन इन्हें खान ही खान नजर आता है। हाँ, रात दिन इन शरीफों को खान ही खान नजर आता है। तो आपको इतना शर्मा के पढ़ रहे हैं, कैसा लगा? नजर उनको आ रहा है, शर्म आपको आ रही है। कैसा लग रहा है आपको शेर? अच्छा शेर है माशाल्लाह भाई, उनके अकीदतमंद भी एक से एक पढ़े हुए हैं, और उनकी बलाएं ले सकते हैं। नहीं, मैं तो खुश हो रहा था इस शेर से। अच्छी बात है। आप गुफ्तगू सुने खान साहब की? देखिए जरा आप। जितनी देर नवाज शरीफ सच नहीं बोलेंगे, ये और दलदल में फंसते जाएंगे। दूसरों के ऊपर हमले कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को। ये गवर्नमेंट नहीं है, ये ब्लैकमेलर्स हैं। याद आ गया जी, जहांगीर तरीन ने कुछ नहीं दिया, टैक्सेस नहीं दी, या पता नहीं कोई उसके लोन राइट। भाई आप 8 साल से हुकूमत में आप सो रहे थे। नवाज शरीफ का तो कोई इखलाकी जवाज रह ही नहीं गया हुकूमत करने का। इसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम आ गया है और जवाब नहीं दे रहा। वो सबको पता है कि सच है। आराम से 5 मिनट में जवाब मिल सकते हैं। चक्कर लगाने शुरू हुए हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी मानसेरा जा रहे हैं, कभी वो हरिपुर जा रहे हैं। मियां साहब, जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सवाल रह जाएगा। और सारी ऑपोजिशन इस पे मुत्तफिक है कि हम नवाज शरीफ से जवाब चाहते हैं। खान साहब के इस मुतालबे पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर अभी देखा हिसाब आप फौरन चुका दें, उसकी वजह टेलीफोन लाइन पर सरवर साहब आ चुके हैं। कोई बात नहीं, सरवर साहब होल्ड कर लेंगे जरा। सरवर साहब आप होल्ड कीजिएगा, इस पर तबसरा बाकी है शामी साहब का। जी सर, बात यह है कि खान साहब ने जो बात कही है असूलन तो इससे इख्तलाफ नहीं हो सकता, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो भाई तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है। तो कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो दरखास्त लिख ली गई है उनको कि जनाब आप बना दीजिए। ठीक है। तो इसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। अब चूंकि चुनाचे उसमें एक कमीशन जो है इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। तो खान साहब जो है जो बात कह रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब कह, ये सब सियासी बातें हैं ना। सियासी बातों में, सियासी इल्जामात में ये कोई जमा तफरीक आप नहीं कर सकते। इसको हिसाब के सवाल नहीं होते। ये अपना अपना डंडोरा हर शख्स पीट सकता है। ठीक है, अपनी इस्तात के मुताबिक। हाँ, इस्तात। चले, चौधरी सरवर साहब साथ मौजूद, और उन्हें आज प्रोग्राम में ज़हमत हमने इसलिए दी कि खबर ये थी कि शायद उनके इख्तलाफात हो गए हैं और शाहमूद कुरैशी से बड़े नाराज़ हैं। जहांगीर तरीन साहब को ये बयान भी आया था, हाँ नोक जोक हुई थी, लेकिन ये मामूल की बात है। फिर खबर है कि वो शायद जा रहे हैं अपने बेटे की कैंपेन के लिए। यकीनन उनके खिलाफ तो तकरीर जो थी, हाँ वो तो है, कुरैशी साहब ने धड़ल्लेदार की थी। उन्होंने कहा जब ये शफकत महमूद जो थे और हम लोग ये तहरीक इंसाफ में यानी अपना खून पसीना एक कर रहे थे, तो ये गवर्नर हाउस में गुलछर्रे उड़ा रहे थे। मुझसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी सरवर साहब। जी शामी साहब, गुलछर्रे तो मैंने नहीं उड़ाया, आपको पता है। कुछ तो उड़ाया है ना जनाब। तो ये बताइए, आप सुना जाते जाते क्यों रह गए? क्या सुना था कि नाराज होके कुट्टी करके जा रहे हैं? ये दुरुस्त बात है? देखें, बात ये है कि मैं स्कॉटलैंड जा रहा हूं और मेरा आज रात जाने का इरादा था, लेकिन अच्छा। 1 मई को ये जलसा होने जा रहा है। तो चेयरमैन साहब ने और पार्टी की लीडरशिप ने कहा कि आप 2 दिन और रुक जाएं और जलसे के बाद फौरन जो है वो चले जाएं। तो इंशाल्लाह अब मैं 2 मई की सुबह 3 बजे यहाँ से इंशाल्लाह स्कॉटलैंड के लिए। चौधरी साहब, लेकिन 1 मई का तो ऐलान हो चुका था। जी पहले हो चुका था, लेकिन उधर मेरा जो है बेटा वो स्कॉटिश पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा है। तो आपको पता है कि कैंपेन में वैसे ही जो है, मैं चूंकि लेबर पार्टी में रहा हूँ और बहुत देर से रहा हूँ, तो इसलिए कोशिश होती है। फैमिली में आपको मालूम ही है कि फैमिली टाइज होती हैं, और कैंपेनर भी आप बड़े जबरदस्त है माशाल्लाह, इसमें तो कुछ शुबा नहीं।
जी, कंपेनर आप मुझे मानते हैं, तो इसलिए मैं तो माशाल्लाह अच्छा। जाऊंगा तो इंशाल्लाह अब बताइए कि कोई सब इख्तलाफात रफा हो चुके हैं पार्टी में, सब यकजान दो कालब हैं। देखें जी, बात यह है कि अब सब मेरे ख्याल में यकजान दो कालब हो गए हैं और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि हम लंबे पीरियड के लिए रहें, कम से कम जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हो जाता उस वक्त तक ठीक है। यकजान दो कालब रहे। तो आपके तो ऐसे कोई ख्वाहिश नहीं है कि इलेक्शन से पहले को बसात उलट ली जाए? लोग तो तरह तरह की बातें ये भी करते हैं। तो नहीं, मैं देखें, मैं आपको मालूम है कि मैं तो कंसेंसस का आदमी हूँ। मैं मुल्क में जमहूरियत चाहता हूँ और इस मुल्क में तरक्की चाहता हूँ, इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा चाहता हूँ। तो हम तो उम्मीद करते थे कि ये हुकूमत जो है ऐसी पॉलिसियां लाएगी जिससे गुर्बत खत्म होगी, काश्तकार हमारा खुशहाल होगा, तालीम जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जाते उनको स्कूलों में भेजा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ये मसाइल जो हैं बेसिक अवाम के, उनको हल करने में ये हुकूमत नाकाम रही है। और उससे पहले ये भी कहा गया था कि हम जो करप्शन का लूटा हुआ माल है बाहर से वापस लाएंगे और 60 करोड़ डॉलर जो सरदारी साहब के उधर पड़े हैं स्विट्जरलैंड की बैंकों में वो भी लेंगे। लेकिन हुकूमत के आने के बाद एहतसाब की बात जो है कम अज कम मैंने ठीक है नहीं, हुकूमत के मगर तो अब तो जनाब जरदारी साहब के साथ आपका माशाल्लाह इत्तेहाद हो रहा है, अब तो उनको तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी ना कम से कम। मैं अर्ज करूं, पहली बात यह है कि कहा तो हमारा करप्शन पे तो किसी पे साथ भी नहीं होगा, इसलिए कि हम समझते हैं कि इस मुल्क को अगर तरक्की करना है और हमने अगर इस मुल्क में खुशहाली लानी है तो करप्शन जो है इस मुल्क में सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। ठीक है। लोग बेचारे परेशान हैं, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, फाका कशी कर रहे हैं और अब सब लोग इस बात को मानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है करप्शन। लेकिन पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम और आप खुद मुजीबर रहमान शामी साहब भी मुझसे इस बात पर एग्री करेंगे कि इस मुल्क में करप्शन है। हमारे सियासतदानों ने, करप्शन तो बहुत है, इसमें कोई शुबह ही नहीं। मुल्क को लूटा है, यहाँ मुल्क से लूट के बाहर सरमाया लेके गए हैं। अब सवाल यह है कि इनका एहतसाब कौन करेगा, ये एहतसाब बिल्कुल ठीक है जी। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए हमें आज। चौधरी साहब तो चाहते हैं कि इलेक्शन ब्रेक ले हो, इलेक्शन लड़े, उसमें आए, करप्शन खत्म करें, ये बड़ी अच्छी बात है, मुबारक बात है। तो यही तरीका है ना, ये तरीका तो यही है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र करेंगे, उनकी तबीयत भी नासाज है और फिर जो कल वीडियो एक सामने खालिद शमीम की उसका भी जायजा लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, आज इत्तला है कि मौलाना फजल रहमान साहब की तबीयत नासाज है, पिम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनको क्या तकलीफ हुई और में इस अस्पताल शामिल है, अच्छा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। हाँ जी, नहीं इंस्टीट्यूट है ना, बस काफी अस्पताल तो नहीं बस है। पेम्स ठीक है, तो वहाँ पर शाकिर सोलंकी साहब आज उनसे मिलके आए हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त की उन्होंने, उनसे अल्लाह बात ताला कर उनको लेते हैं। खैरियत से रख के पूछे क्या मसला अस्सलाम वालेकुम शाकिर सोलंकी, क्या हुआ मौलाना के साथ और क्या कहते हैं डॉक्टर्स? हाँ जी, जामी मौलाना से मैं मिलके आया था। मौलाना गुज़श्ता रात से मैदे में तकलीफ की शिकायत कर रहे थे। आज फिर सुबह को मौलाना ने घर पे डॉक्टरों को बुलाया था, उन्होंने चेकअप किए थे। उसके बाद वजीर आजम से इनकी मुलाकात थी, वो भी हो गई। मुलाकात के बाद वजीर आजम से जब जैसे ही वापस आए तो उनको फिर से तकलीफ बढ़ने लगी, तो अलमारूफ एक हॉस्पिटल है वहाँ पे ले गए। वहाँ पे इनके दिल का इको कराया गया, वहाँ से वो क्लियर हो गया। तो उसके बाद पिम्स में आके दाखिल किया घर ले जाने की बजाय उनका ये कहना था कि पिम्स में 1000 चीजें इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है। तो सारा दिन आराम कराया है डॉक्टरों ने और मुख्तलिफ टेस्ट लिए हैं, ब्लड के, अल्ट्रासाउंड वगैरह, मैदे के भी। तो उसके बाद ये डॉक्टर हैं वीसी जो हैं वाइस चांसलर हैं डॉक्टर जावेद अकरम, वो और डॉक्टर हैदर खुद ये इनकी निगरानी कर रहे थे। अभी शाम को उनको चेकअप करके डिस्चार्ज कर दिया है और मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। मैदे का मसला था, दिल का कोई इशू नहीं है। तो अभी मौलाना घर चलें, ये भी साथ अल्लाह ताला उनको खैरियत से रखे। ठीक है, उनको अपने मैदे की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि मैदा जो है उलमाए कराम का मैदा जो है ना वो बेकाबू हो जाता है। ठीक है, दिल आपका बेकाबू होता है, शाकिर दिल आपका बेकाबू होता है, मैदा उनका बेकाबू होता है। आप अपने दिल को काबू कर लें और अपने मैदे को काबू करें। अच्छा जी, अच्छा, अल्लाह ताला उनको शफा दे। एक तो बात ये सुनिए, अब क्या आप कह रहे हैं? खालिद शमीम की जो डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में एक अहम मुलजिम है, अडियाला जेल में इस वक्त मौजूद है। उनकी कल एक वीडियो मंजर आम पर आई है जो एतराफ़ी बयान उसे कहा जा रहा है और वो एक जो सेल्फी कैमरे के जरिए वीडियो रिकॉर्ड की गई है।
अब उस पे कल बहुत बहस हुई, लेकिन सवाल ये था जो आज वज़ीर दाखिला ने खुद भी उठाया कि ये कैसे मंजर आम पर आई, जेल इंतजामिया कहाँ थी। फारूक सत्तार साहब ने भी यही कहा। अच्छा, अब देखिए अब बात वक्त बड़ा कम है, बात हो नहीं सकती। अल्ताफतन कुरैशी साहब की किताब है मुलाकातें क्या क्या, उस पर भी गुफ्तगू करनी थी, लेकिन मैं खैर वो भी रह जाएगी, सोमवार को इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, मैं एक बात जरूर अर्ज करना चाहता हूँ, इस सारे बहस में ये वीडियो कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई, ये दर्द सर है वजारत दाखिला का, ये दर्द सर है जेल हुकाम का। जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, अगर कोई शख्स ऐसी वीडियो लेके आता है या ऐसी चीज रिकॉर्ड करके लाता है, उसको इसकी दाद दी जानी चाहिए। रिकॉर्ड करके लाता है या जिससे दी जाती है, जो मर्जी हो, वो जब लेके आएगा, क्योंकि ये तो जेलसी है ना कि हम कहें कि आपको दे दी गई। दुनिया में बड़े स्कूप हुए और इसी तरीके से लोगों ने जेलों में जाके रिपोर्टिंग की है। जेलों में जाके मीम शीन का बड़ी मशहूर वाकया है, जब मुझे जेल में बैरे का लिबास पहन के जेल पहुंच गए और वहां रिपोर्टिंग की और जेलर का लिबास पहन के पहुंच गए। तो जिसने रिकॉर्ड किया है हमें उसकी खबर नहीं है, जिसने नशर किया है उसको दाद देनी चाहिए। और बाकी तो फिर देखें ना गया, हम ये वीडियो कहां से आई, भाई इसको छोड़ें, ये बताएं इसके कंटेंट दुरुस्त है कि नहीं है, उसकी बात करें। चलें, प्रोग्राम अब आप सुनिए, लेकिन जाते जाते कुछ पैगाम हमारे जनरल मुस्तफा साहब ये कहते हैं कि जनाब ये अगर परवेज मुशर्रफ को फांसने के लिए 2010 में तरमीम की जा सकती है कानून में मुशर्रफ पे माजी, तो फिर 1992 के एक्ट में भी तरमीम हो सकती है। जनाब जनरल साहब, वो मुअस्सर पे माजी तरमीम नहीं थी, वो तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 6 में हमेशा से ये चीज मौजूद थी। बहरहाल आपका नुक्ता नजर है, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इसलिए हम तो जनाब उनका नशर कर दिया पैगाम। अबू बकर करीम साहब कहते हैं कि जनाब आप जरा गैर जानबदारी से बात करें। भाई मैं गैर जानबदाराना जानबदारी से बात कर सकता हूं, क्योंकि मुझे राय देनी होती है, एक राय एक को पसंद आती है, दूसरी को पसंद आती है। प्रोग्राम वक्त यहाँ पर खत्म होता है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।